to the class, Dejum. Okay, so what were we doing? We were studying noun and नाउन पढ़ रहे थे हम लोग। और नाउन जब पढ़ रहे थे तो फिर हमने क्या क्या देखा था नाउन में। देखो, जिन लोगों ने जितना चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, काफी हद तक हम लोग चैप्टर को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए कल वाला लेक्चर नहीं था या नहीं देख पाए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनको देख लेना, सो दैट आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स कवर हुए हैं इस चैप्टर के, उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। कल हमने नाउन में डेफिनेशन देखी थी, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, क्लासिफिकेशन देखी थी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन देखी थी, और 5 तरीके की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। एक जो सिंपल सी क्लासिफिकेशन हम हमेशा पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। दूसरी हमने देखी थी नंबर के बेसिस पे, सिंगुलर एंड प्लूरल। तीसरी हमने देखी थी काउंटेबिलिटी के बेसिस पे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली क्या देखा था, काउंटेबिलिटी के बाद हमने जेंडर के बेसिस पे देखी थी। जेंडर के बेसिस पे हमने क्या देखा था, 4 टाइप की देखा था, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर, एंड लास्ट वाज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेसिकली 2 तरीके के नाउन थे, सिंगल नाउन एंड कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड जो था वो 2 टाइप्स का था। कौन सा? कंपाउंड नाउन विद हाइफन, और दूसरा कौन सा था, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे ये जो कलेक्टिव नाउन था, इसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जनरलाइजिंग में क्या पढ़ा था, एक ही ग्रुप में डिफरेंट चीजें। ग्रुप में क्या पढ़ा था, एक ही ग्रुप में पर सेम चीजें। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या पढ़ा था, एक ही ग्रुप में या तो सब लोग जो हैं उनका वन ओपिनियन होगा, या वो बेसिकली क्या करेंगे, डिफर इन ओपिनियन करेंगे। अगर वन है तो आप उस केस में उनके साथ क्या यूज कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे। और अगर डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रहा था तो हम उसके साथ क्या यूज कर रहे थे, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे। देखो, जिन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट नया है, प्लीज मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब लोगों को, आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है। हमने काफी डिटेल में सब चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर की इनफैक्ट हम डिटेल में कर रहे हैं कवर, ताकि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर ना हो जो हमारा अनकवर्ड रह जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग। जब सब कुछ ही पढ़ के जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, राइट? ओके, तो आई होप इतना जितना हमने पढ़ा वो सबको क्लियर है। आज हमें कहाँ से शुरू करना था? आज हमें शुरू करना था नाउन इन एपोजिशन से। केसेस भी हमने किए थे। ओके, आई फॉरगॉट टू डिस्कस अबाउट द केसेस। हमने केसेस भी पढ़े थे नाउन के, ठीक है। उसके बाद केसेस में हमने क्या पढ़ा था, 5 टाइप के केसेस पढ़े थे। देखो कौन कौन से, सबसे पहले तो यही था, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने डेटिव केस पढ़ा था। उसके बाद हमने कौन सा केस पढ़ा था, पोजेसिव केस पढ़ा था। और लास्ट हमने कौन सा केस पढ़ा था, वोकेटिव केस पढ़ा था। नॉमिनेटिव को क्या बोल रहे थे, सब्जेक्टिव भी बोल रहे थे, अदर नेम फॉर नॉमिनेटिव वाज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव बोल रहे थे, और पोजेसिव को क्या बोल रहे थे, जेनेटिव। तो बुक्स में अगर ये नाम भी लिखे आएंगे तो ये मत सोचना कि ये क्या नई चीज आ गई, ठीक है, ये सेम ही है, ठीक है। डेटिव भी हो जाएगा और वोकेटिव भी हो जाएगा। इसमें जो आपका नाउन था वो सब्जेक्ट के प्लेस पे था, इसमें जो नाउन था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था, इसमें जो नाउन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पोजेसिव में जो नाउन था वो बेसिकली क्या था, आपको पोजेशन को दिखा रहा था, यानी ओनरशिप को शो कर रहा था। और वोकेटिव में आप किस लिए नाउन यूज करते हो, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट समबडीज अटेंशन, ठीक है। आप बेसिकली क्या करते हो, यू यूज द नाउन टू कॉल द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप ये यूज कर रहे, तो ये हमारे 5 केसेस थे जो हमने पढ़े थे। और हमने ये भी देखा था कि हम इन केसेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई दीज केसेस, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका था ऑलरेडी, जितनी भी क्लासेस हुई है नाउन चैप्टर की उसमें। आज हमें जो करना है दैट इज, देखो नेक्स्ट क्या है, यहां से शुरू करना था हमें, नाउन इन एपोजिशन। देखो, नाउन चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक यही है,
मैंने आपको बोला था नाउन को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, बोला था ना। देखो कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। देखो पहले तो ये चीज समझो, अगर आपको कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें नाउन वन भी यूज हो सकता है, दो नाउन भी दिए हो सकते हैं उस सेंटेंस में, और तीन नाउन भी दिए हो सकते हैं। मतलब वन सेंटेंस के अंदर मोर देन वन नाउन भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ठीक है, मोर देन वन नाउन भी यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है ना कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही नाउन हो, मोर देन वन भी तो हो सकता है ना। तो मोर देन वन नाउन भी हो सकता है। अब नाउन एंड एपोजिशन में बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस होगा जहां पे आपको दो नाउन्स दिए जाएंगे। ठीक है, जहां पे आपको बेसिकली क्या दिए जाएंगे, दो नाउन्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो होगा आपका फर्स्ट नाउन होगा, और ये जो होगा आपका ऐसा नाउन होगा जो इस नाउन को, नाउन वन को क्या कर रहा होगा, फॉलो करेगा, मतलब उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो ये फॉलोइंग नाउन है ना, इसको हम नाउन इन क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ये नाउन यहाँ पे क्यों यूज किया जाएगा, ये नाउन इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि ये इस पर्टिकुलर नाउन वन के बारे में हमें कुछ बताए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, इस पर्टिकुलर नाउन को क्या करे, डिस्क्राइब करे, या इसका कोई भी करेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसको क्या करे, बताए हमें। ठीक है, तो ऐसा नाउन जो नाउन वन को क्या कर रहा है, पहली चीज फॉलो कर रहा है, दूसरी चीज नाउन वन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर उसके किसी भी करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बता रहा है, ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, अब इसकी ये डेफिनेशन देखो, व्हाट इज डेफिनेशन ट्राइंग टू टेल अस। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोल रही है व्हेन वन नाउन फॉलोज द अनदर, जब एक नाउन जो है दूसरे को फॉलो करता है ताकि उसको डिस्क्राइब कर सके, तो जो नाउन फॉलो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, जैसे राम आर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब नाम राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट ये पूरा ही सब्जेक्ट है यहाँ तक। ठीक है, मेड क्या है आपका वर्ब, और 50 रन्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में ही देखो दो नाउन यूज किए गए हैं, नाउन वन एंड नाउन टू। अब ये नाउन टू जो क्या कर रहा है, इस नाउन वन को फॉलो कर रहा है, और ये इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है, हेंस नाउन टू क्या होगा, नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे नाउन को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्या था, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था हमने एडजेक्टिव्स में। तो यहाँ पे एक तरीके से नाउन जो एडजेक्टिव, am I audible to everyone? Please let me know. Am I audible to everyone? Please let me know if I'm audible to everyone, because okay, finally, actually हुआ क्या कि यहाँ पे ना there's some problem of electricity today. यहाँ पे लाइट चली गई, and I had to connect the phone, this laptop with my phone's hotspot. So I hope it is clearly audible and the screen is also visible to everyone, right? तो शुरू करें अगर सब कुछ सेट है और सब कुछ ठीक है तो। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगा कनेक्टिविटी का, बिकॉज आई हैव कनेक्टेड द लैपटॉप टू माय फोन, राइट। तो हम लोग नाउन एंड एपोजिशन डिस्कस कर रहे थे। नाउन एंड एपोजिशन आई जस्ट होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नाउन एंड एपोजिशन बेसिकली क्या है, ऐसा नाउन होगा तो जो बेसिकली क्या करेगा, ऐसा नाउन होगा जो बेसिकली क्या करेगा, आपके नाउन वन को फॉलो तो करेगा ही करेगा और डिस्क्राइब भी करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन एंड एपोजिशन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें एक और एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया हुआ है, कबीर। ठीक है, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर। अब कबीर कौन थे, ही वाज द मिडिवल इंडियाज पोएट, राइट। ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वाज अ पोएट, राइट। तो भक्ति सेंट थे बेसिकली। तो कबीर जो थे, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर। ठीक है, अब यहाँ कबीर क्या है, दैट इज नाउन वन, ग्रेट रिफॉर्मर इज नाउन टू, और ये पूरा बेसिकली आपका सब्जेक्ट भी है। वॉज अ वीवर, वॉज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और अ वीवर जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाउन टू जो है वो नाउन वन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है। हेंस नाउन इन एपोजिशन कौन सा होगा, ये वाला। तो आपको नाउन इन एपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। किन दो चीजों का ध्यान रखोगे, आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। किन दो चीजों का ध्यान रखोगे, सबसे पहले कि जो नाउन इन एपोजिशन है वो नाउन वन को क्या करेगा, फॉलो करेगा,
एंड सेकंड चीज आप याद रखोगे वो किसको डिस्क्राइब करेगा, इट विल डिस्क्राइब द नाउन दैट इज कमिंग बिफोर इट, दैट इज नाउन वन। तो उसको बेसिकली क्या करेगा, डिस्क्राइब भी करेगा। तो ऐसा नाउन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, तो इस नाउन को हम क्या बोलेंगे, नाउन इन एपोजिशन बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये सबको क्लियर है? रूल्स के साथ शुरू करें हम। ठीक है, तो ये आपका जो था बेसिकली जो आपका कन्वेंशनल पार्ट था चैप्टर का, नाउन चैप्टर का जो भी आपका बुक्स में जैसे कन्वेंशनल पार्ट होता है, वो कन्वेंशनल पार्ट जो है ऑलरेडी खत्म हो गया है। अब हम टिपिकल जो पार्ट है, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स उनके, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो रूल नंबर 1 क्या है, व्हाट इज रूल नंबर 1? सी रूल नंबर 1 इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ये हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर में। ठीक है, अभी जितना हमने पढ़ा है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 बोलता है कि सम नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो कुछ नाउन्स हमेशा क्या करते हैं, कुछ नाउन हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। अब वो ऐसे कौन से नाउन्स होंगे जिनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, जो ये मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो एग्जामिनर अगर आपको कोई भी सेंटेंस देता है और उनमें इन वर्ड्स में से कोई भी स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा है, तो आप उसके साथ हमेशा कैसा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे देखो सीनरी, सीनरी हमने कलेक्टिव नाउन में भी पढ़ा था। ठीक है, कौन सा कलेक्टिव नाउन था सीनरी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम वेटिंग फॉर लाइक 5 seconds। आई जस्ट वांट यू गाइज टू टेल मी कि जो सीनरी है वो कौन सा टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन है, विच टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन इट इज, जल्दी से बताओ। उसके बाद ही हम लोग क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। हमने कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप्स पढ़े थे, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ, ये 3 टाइप्स पढ़े थे। अब इन 3 टाइप्स में से सीनरी कौन सा वाला कलेक्टिव नाउन है, कैन एनीबडी कॉमेंट? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सी, डोंट हेजिटेट, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना आंसर, बट दैट्स फाइन, गलतियां करके ही तो सीखते हैं। Yes, exactly, Samuel. It is generalizing collective noun. Generalizing collective noun कैसे होगा? क्योंकि सीनरी में बेसिकली क्या है, एक ग्रुप की बात की जा रही है जिसमें डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, तो कैसा नाउन होगा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है उसके साथ हम एस और ईएस की फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। और मोरओवर इस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को साथ हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू नॉट यूज एस एंड ईएस फॉर्म, और इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, सिंगुलर वर्ब भी पढ़ा था ना। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है, देखो मशीनरी जो है वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब देखो सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, देखो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिसचीफ, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक, क्लास, एथिक्स, एथलेटिक्स, गैलोस, ये सब ऐसे नाउन है जिनके साथ आप क्या यूज करोगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अब आपको क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एथलेटिक्स है जैसे, अब इसके साथ एस की फॉर्म यूज की गई है, तो आपको लगेगा कि शायद प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म है तो इसको प्लूरल वर्ब दे देते हैं, विच इज रॉन्ग। आप ऐसा नहीं करोगे। ये स्पेसिफिक नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ आप हमेशा ध्यान रखोगे कि हम are enchanting. अब सीनरी इज व्हाट वर्ड, सीनरी इज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ तो आप वैसे भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हो, तो उस चीज को आप याद रखोगे कि यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, दैट इज यूज करना है, ना कि आर। और इस रूल के अकॉर्डिंगली भी आप सीनरी वर्ड के साथ क्या यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट। ही हैज गिवन एडवाइजेस। अब एडवाइजेस जो है, पहली बात तो एडवाइजेस जो होता है, अगर आप किसी को काउंसिल कर रहे हो, इफ यू आर काउंसलिंग समवन, इफ यू आर गिविंग सम एडवाइस टू समवन, किसी को कुछ सलाह दे रहे हो, तो उस केस में आप ये वर्ड जो है वो इस फॉर्म में यूज करते हो, एडवाइस फॉर्म में। एडवाइजेस फॉर्म में यूज नहीं करते। एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 मीनिंग्स आते हैं। ठीक है, उसका सिंगुलर फॉर्म जो है उसका एक अलग मीनिंग होगा, और जो प्लूरल फॉर्म है उसका एक अलग मीनिंग होगा। इसको हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर के रूल्स में देखेंगे। सो अभी के लिए इतना समझ लो, ही हैज गिवन एडवाइजेस। अब एक इंसान क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो वो एडवाइजेस नहीं होगा, दैट विल बी एडवाइस। तो करेक्ट वर्ड जो यहाँ पे यूज होगा दैट विल बी एडवाइस। और जहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट में
जिसमें हम सिर्फ एडवाइस वर्ड नहीं देखेंगे, बहुत सारे और वर्ड्स देखेंगे जिनके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में हो सकता है वन पर्टिकुलर मीनिंग हो, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में वो सेम मीनिंग नहीं होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल है, वो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए आप रूल नंबर 1 पे फोकस करो। रूल नंबर 1 बेसिकली क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो? सिंगुलर वर्ब जो है वो बेसिकली क्या करते हो? यूज करते हो। और वो कौन से नाउन है वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट में मेंशन किए ही हैं। ठीक है, तो अब आप क्या याद रखोगे कि जब भी ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनके साथ हमेशा जैसा भी वर्ब यूज हो वो सिंगुलर ही हो, प्लूरल ना हो। ठीक है, सो दिस वाज योर रूल नंबर 1। अब देखो व्हाट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है कुछ नाउन्स जो होते हैं वो होते तो सिंगुलर ही हैं इन मीनिंग, बट फिर हम उसके साथ हम उनको प्लूरल कंसिडर करके उनके साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नाउन्स हैं, ठीक है, देयर विल बी सम वर्ड्स जिनको हम नाउन बोलते हैं। अब वो ना मीनिंग अगर आप उनका देखोगे तो सिंगुलर ही मत बनेगा, सिंगुलर मीनिंग ही होगा। ठीक है, लेकिन जब आप उनको यूज करोगे ना सेंटेंस में तो आप उनको प्लूरल समझ के यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि देखो कैटल। अब कैटल भी तो आपका बेसिकली कलेक्टिव नाउन है। कौन सा वाला? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जेंट्री, वर्मन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी, पुलिस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग तो सिंगुलर होता है, बट इनको आप प्लूरल समझ के बेसिकली क्या करते हो? प्लूरल वर्ब देते हो। जैसे पीपल, ठीक है, जैसे पुलिस। जब आप पुलिस की बात कर रहे हो तो यू आर नॉट टॉकिंग, व्हेन आई टॉक अबाउट पुलिस तो हम डेफिनेटली किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी ना एक पर्टिकुलर अथॉरिटी में जो पर्सन है उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग पूरे ऐसे एंटायर पुलिस फोर्स की बात नहीं करते। तो ये जो पुलिस वर्ड है ये बेसिकली क्या है? सिंगुलर है, बट देन इसको प्लूरल समझ के हम इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखो कैटल, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे द कैटल इज ग्रेजिंग, इज जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा? आर यूज करना होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप सिंगुलर, जिनका मीनिंग तो सिंगुलर होता है, बट आप उनके साथ हमेशा क्या यूज करते हो? प्लूरल वर्ब यूज करते हो। जैसे कि प्लूरल देखो, यहाँ पे पुलिस देखो, पुलिस हैज कंट्रोल्ड द सिचुएशन। अभी यहाँ पे पुलिस हैज कंट्रोल जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ आना चाहिए पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन। बिकॉज ऑल्दो दिस वर्ड इज सिंगुलर इन मीनिंग, बट देन वी टेक इट एज प्लूरल एंड वी यूज अ प्लूरल वर्ब विद इट, राइट? ठीक है, आई होप रूल नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो पहले रूल में हमने क्या पढ़ा? कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ नाउन्स जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। वो वर्ड्स देखे हमने। फिर हमने रूल नंबर 2 बेसिकली क्या पढ़ा कि कुछ नाउन्स जो है वो ऐसे होंगे जिनका मीनिंग जो है वो तो आपको ऐसा लगेगा कि सिंगुलर है, हो सकता है वन पर्सन की बात कर हो रही हो, बट देन उनके साथ आप हमेशा फिर भी क्या यूज करते हो? उनको प्लूरल समझ के उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करते हो। और ऐसे कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल्स ये देखो यहाँ गिवन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में अगर इनमें से कोई वर्ड होता है एग्जाम में तो आपको ये याद रखना है कि इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। ठीक है, ओके। रूल नंबर 3 देखो, वो कह रहा है रूल नंबर 3 में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हमेशा आप प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हो, उनकी सिंगुलर फॉर्म करेक्ट होती ही नहीं है। अब क्योंकि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो उनके साथ वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स। अब आप अगर ट्राउजर्स लिख रहे हो या ट्राउजर्स खरीदने गए हो या अगर आप बोलते हो ट्राउजर्स, तो आप कभी ऐसे बोलते हो ट्राउजर? दिस इज रॉन्ग। हमेशा वो पेयर ऑफ ट्राउजर्स ही है तो उसको ट्राउजर्स ही बोलते हैं, उसका करेक्ट वही है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, और उसमें एस की फॉर्म हमेशा ही लगती है। इट इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। चाहे आप वन ट्राउजर की बात कर रहे हो तो वो ट्राउजर नहीं होगा, वो ट्राउजर्स ही होगा। ठीक है, जैसे सिजर्स, सिजर्स का आप हमेशा एस फॉर्म के साथ यूज करते हो। स्पेक्टिकल्स जो आपका चश्मा है उसको आप स्पेक्टिकल्स ही बोलते हो, आप स्पेक्टिकल नहीं बोलोगे, आप अपने चश्मे को स्पेक्टिकल नहीं बोलोगे, राइट? यू वोंट कॉल इट स्पेक्टिकल, राइट? ऐसे नहीं लिखोगे उसको स्पेक्टिकल, ये गलत हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स ही होगा। तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं वर्ड्स। स्टॉकिंग्स विच इज अ काइंड ऑफ सॉक्स, राइट? तो शॉर्ट्स, जो आप शॉर्ट्स पहनते हो आप उसको कभी ऐसे लिखते हो शॉर्ट देना, शॉर्ट खरीदने जा रहा हूँ? नो, दैट इज रॉन्ग। उस वर्ड को आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करोगे। मीजल्स, मीजल्स इज अ डिजीज। आर्टिकल्स चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि ऐसे 4 डिजीज होते हैं जिसमें जिनके साथ हम हमेशा द यूज करते हैं। अगर किसी को याद है तो वो 4 डिजीज कमेंट करो, जिनमें से एक मीजल्स था, रिकेट्स था और जल्दी से बता दो और कौन सा था। 2 मैंने आपको याद करवा दिए हैं, बाकी कमेंट करो और कौन से डिजीजेस थे जिनके साथ हम हमेशा द। रेबीज था, एक और याद कराओ चलो।
मीजल्स, रिकेट्स, रेबीज और कौन सा डिजीज था जिसके साथ हम द यूज करते हैं? ये कमेंट करो अगर किसी को याद है तो। अच्छा, गुड्स वर्ड देखो, गुड्स बेसिकली यहाँ पे बेसिकली किस सेंस में यूज हुआ है? किसी कमोडिटी की सेंस में, ठीक है। इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना गुड्स, तो गुड्स को यहाँ किसी कमोडिटी की सेंस में यूज हुआ और इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में। आर्म्स, आर्म्स क्या होता है? एक तरीके से किसी को बेगर को कुछ देना, ठीक है। इट कुड बी सम ईटेबल, इट कुड बी सम मनी, राइट। उसके बाद प्रीमाइसेस, आप प्रीमाइसेस को प्रीमाइस नहीं लिखोगे, इट इज प्रीमाइसेस ओनली, क्योंकि अगर आप उसको प्रीमाइस लिखोगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। प्रीमाइसेस क्या होता है? बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो इनर एरिया है या जो भी एरिया इज सराउंडेड बाय द बिल्डिंग, उसको प्रीमाइसेस बोलते हैं। लेकिन जब आप प्रीमाइस लिखते हो तो प्रीमाइस का मतलब ही चेंज हो जाता है। प्रीमाइस का मतलब होता है बेस, टू प्रोवाइड बेस फॉर समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोमाइस ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। बेस क्या है, मतलब व्हाट इज थ्योरी बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो फैक्ट्स क्या है जिसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मीनिंग ही चेंज हो गया। देखो ये भी एग्जाम्पल हो गया ना किस चीज का, कि एक वर्ड है, ठीक है, उसको जब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हो तो कुछ मीनिंग निकल रहा है, और उसको प्लूरल फॉर्म में जब यूज कर रहे हो ईएस की फॉर्म के साथ तो कुछ मीनिंग निकल रहा है। प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग या कोई भी ऐसी स्पेस जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली एनक्लोज्ड बाय फोर वॉल्स है, ठीक है। और प्रीमाइस का मतलब क्या होगा? प्रीमाइस का मतलब होगा बेस। फॉर एग्जाम्पल, क्या बेस है थ्योरी का, या क्या बैकग्राउंड है जिसके ऊपर थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। तो दोनों का मतलब अलग निकल रहा है, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स हम देखेंगे, राइट। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो रूल नंबर 3 में मेंशन्ड है, ये वर्ड्स जो हैं आपके बेसिकली क्या है, इनको हमेशा आप, जैसे थैंक्स है, टाइडिंग्स है, एनाल्स है, उसके बाद शटैल्स है, ये बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं इनको आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हो। और क्योंकि आप इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हो, हेंस इनके साथ आप हमेशा कैसा वर्ब यूज करते हो? प्लूरल वर्ब ही क्या करते हो? यूज करते हो। तो दिस वाज योर रूल नंबर 3, राइट। तो रूल नंबर 3 आपका आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो, वेयर इज माई ट्राउजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर इज माई ट्राउजर इज रॉन्ग, आपको क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब। तो वेयर आर माई ट्राउजर्स। स्पेक्टिकल इज अ कॉस्टली आइटम, अब स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम गलत होगा, स्पेक्टिकल्स आर अ कॉस्टली आइटम, राइट। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, राइट। तो हमने कितने रूल पढ़े अभी तक? 3 रूल पढ़े, सो दैट यू गाइज डोंट गेट कंफ्यूज। आई एम मेकिंग यू रिवाइज every time after we are finishing with the subsequent rule, right? देखो, फर्स्ट रूल क्या था? बहुत सिंपल, कुछ नाउन्स के साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज कुछ वर्ड नाउन्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनका मीनिंग बेसिकली क्या होगा? मीनिंग सिंगुलर होगा, बट आप उनको ट्रीट कैसे करोगे? प्लूरल ट्रीट करोगे, हेंस उसके साथ वर्ब कैसा यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ये सेकंड रूल पढ़ा। थर्ड रूल क्या पढ़ा? थर्ड रूल पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके साथ, जिनको आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही क्या करोगे? यूज करोगे। और उनको क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, हेंस उनके साथ हमेशा वर्ब कैसा जाएगा? प्लूरल वर्ब जाएगा। दिस वॉज योर रूल नंबर 3। तो ये रूल 3, आई होप ये सबको क्लियर होंगे। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो जस्ट लेट मी नो। उसके बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 बेसिकली कैसी, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल। ये आपके 17th जो सितंबर को एग्जाम हुआ था, आई होप हमने देखा भी होगा, उसमें ये शायद आपसे पूछा भी गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, इस रूल के ऊपर बेस्ड था वो क्वेश्चन जो आपसे वहां पे पूछा गया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे नाउन होंगे, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको पढ़ के आपको किसी तरीके से लेंथ का पता चलेगा। लेंथ कोई भी हो सकती है, ड्यूरेशन फॉर एग्जाम्पल टाइम की ड्यूरेशन हो सकती है, ईयर हो गया, मंथ हो गया, ठीक है। या आपको किसी तरीके के मेजरमेंट का पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मीटर, ठीक है। मनी का पता चल सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, ठीक है। वेट का पता चल सकता है, फॉर एग्जाम्पल डजन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ भी वेट लगा लो, ठीक है। आपको बेसिकली नंबर का पता चल सकता है, फॉर एग्जाम्पल बिलियन, फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड, थाउजेंड इन इटसेल्फ इज अ नंबर, राइट। फॉर एग्जाम्पल 100, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो इन चीजों को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी एक सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी नाउन यूज किया हुआ है, ठीक है, एनी नाउन, इनमें से कोई भी नाउन यूज किया गया है और उससे जस्ट पहले उन्होंने कोई भी नंबर या न्यूमरल यूज किया हुआ है, तो उस केस में जो भी वर्ड इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है, उसको आप उसकी अनचेंज्ड फॉर्म में ही यूज करोगे, उसकी ओरिजिनल जो वर्ड है उसी फॉर्म में यूज करोगे।
आप उसमें अगर एस लगा हुआ है ओरिजिनल फॉर्म में तो एस लगा के ही यूज करोगे, एस अगर नहीं लगा हुआ है तो आप उस केस में एस नहीं लगाओगे। ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ड्स देखो, जैसे फुट, फुट किस चीज को शो करता है? फुट इज अ मेजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ लेंथ को देखने के भी काम आता है फुट। ठीक है, मीटर किस चीज को देखता है? मीटर से भी हम बेसिकली क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं कपड़े का। पेयर, ठीक है, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, ठीक है, उसके बाद 100, 1000, मिलियन, ये सब बेसिकली क्या है? ये ऐसे नाउन्स हैं जो लेंथ को, मेजरमेंट को, मनी को, वेट को या नंबर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें से किसी भी वर्ड के साथ अगर कोई भी न्यूमरल आ जाता है, पहले कोई भी नंबर लिख के दे देते हैं आपको सेंटेंस में, तो आप इन वर्ड्स को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने ये वर्ड लिखा है 5,000 रुपीज, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? जस्ट लेट मी नो, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है ये, अगर ये बिल्कुल करेक्ट है तो सी टाइप करके मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजो, एंड इफ इट इज इनकरेक्ट तो आई टाइप करके भेजो। जस्ट लेट मी नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट। आई जस्ट वांट टू सी आपको रूल जो है वो समझ आया है या नहीं आया, क्योंकि उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। यस, तो जो कमेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से ये जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि हम इस पर्टिकुलर वर्ड को, जो भी ये वर्ड यहाँ पे लिखा होगा, और उससे पहले अगर कोई भी न्यूमरल आ रहा है उसको उसकी ओरिजिनल या उसकी अनचेंज्ड फॉर्म में यूज करेंगे। यहाँ पे एस लगाया मैंने, जिसकी वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ क्या आना था? 5,000 रुपीज। दिस वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, राइट? अब देखो यहाँ पे, इट इज अ 5 years डिग्री कोर्स। अब यहाँ ईयर्स नहीं आना था, क्या आना था? ईयर आना था। 7 डजन्स ऑफ शूज या 7 डजन्स ऑफ बनानास या एग्स अगर ऐसे होता तो यहाँ पे आप डजन यूज करते, ना कि डजन्स। तो इस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? ये जो वर्ड्स हैं इनको उनकी अनचेंज फॉर्म में ही क्या करोगे? यूज करोगे। ठीक है, आई होप रूल नंबर 4 इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सबको क्लियर है ये? ठीक है, इसी तरीके से कोई भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी ऐसा नाउन है जो किसी भी लेंथ को, मेजरमेंट को, मनी को, वेट को या नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे जस्ट पहले कोई ना कोई न्यूमरल जो है वो बेसिकली क्या हुआ है? यूज हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उसकी अनचेंज फॉर्म को ही यूज करोगे, रादर देन खुद से कुछ भी मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, इस रूल के बेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए रूल वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ऑब्वियसली अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, बट यू नेवर नो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, कलेक्टिव नाउन का रूल हम पढ़ के भी आए हैं पहले। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उनके साथ आप दोनों तरीके की चीजें यूज कर लेते हो, सिंगुलर भी यूज कर रहे हो, प्लूरल भी यूज कर रहे हो, लेकिन किस चीज पे डिपेंड करेगा? यूसेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल हमने किया भी था कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन है, कोई ग्रुप है, ठीक है, अगर वो ग्रुप जो है, अगर उसको, स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको ऐसा लग रहा है कि वन होल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। लेकिन अगर डिफरेंट एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर डिफरेंस इन ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उस केस में उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, तो यही ये रूल बोल रहा है यहाँ पे। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? यूसेज पे, यूज कैसे किया गया है उस पर्टिकुलर वर्ड को। अब यहाँ पे टीम वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जूरी वर्ड है। जूरी वर्ड को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि वो वन वन होल एंटिटी जो है उस तरीके से रिप्रेजेंट हो, और जूरी वर्ड को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि डिफरेंस इन ओपिनियन दिखे। तो आपको ये दोनों केसेस जो है आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर वन होल एंटिटी की तरह यूज किया गया तो उसको सिंगुलर वर्ब देना, एल्स उसको प्लूरल वर्ब देना। जैसे यहाँ पे देखो, तो ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा, बिकॉज ये तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि डिफरेंस इन ओपिनियन है, इट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड एज वन होल एंटिटी, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट? द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। अब यहाँ पे हैज आना चाहिए था, क्योंकि देखो टीम जो है, पूरी की पूरी टीम ही नहीं पहुंची। वो ऐसा नहीं कह रहा कि एक इंसान पहुंच गया, या एक इंसान बस से आ रहा है और एक ट्रेन से आ रहा है, या एक पैदल आ रहा है। ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग द टीम इज नॉट अराइव्ड येट, टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। तो यहाँ पे टीम जो है वो वन होल एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, कि पूरी की पूरी टीम ही नहीं आई, मतलब कोई भी नहीं आया होगा। तो एक तरीके से किसी भी तरीके से आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा ना, कि एक इंसान आ गया एक नहीं आया टाइप्स, नहीं दिख रहा ना। तो वन होल एंटिटी की तरह यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। हेंस यहाँ पे मैंने क्या यूज करना था? यहाँ पे मुझे सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है? प्लूरल वर्ब, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है, और उसका करेक्ट यूसेज क्या होगा? सिंगुलर वर्ब के साथ।
ठीक है। तो ये जो रूल नंबर 5 है बहुत सिंपल है, कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, बट ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसके यूसेज पे। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, सो इट वाज दैट सिंपल। ये हमने कलेक्टिव नाउन में भी डिटेल में पढ़ा है, इसको यहाँ पे हमने दोबारा से पढ़ लिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 6। अभी रूल नंबर 6 देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन बोलते हैं। अब उन वर्ड्स को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो उनका मीनिंग M1 निकलेगा, मतलब कुछ और निकलेगा। और अगर उनको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो उनका मीनिंग M2 निकलेगा, मतलब डिफरेंट निकलेगा इस मीनिंग से। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो सिंगुलर सेंस में एक मीनिंग दिखा रहे हैं और प्लूरल जब कर दोगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। देखो जैसे एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, काउंसिल करना किसी को। अब उसको अगर एडवाइजेस कर दोगे, प्लूरल में डाल दोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा उसका मतलब। ठीक है, एयर, एयर क्या होता है, द एयर वी ब्रीथ इन, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी बात कर रहा है। एयर्स क्या होता है, व्हेन समबडी इज वेरी प्राउड ऑफ समथिंग, घमंड में होना, राइट। तो ये प्राउड वाला हो जाएगा। अथॉरिटी आप वर्ड यूज करते हो किसी तरीके की कमांड को दिखाने के लिए, और अथॉरिटीज वर्ड आप यूज करते हो कोई पर्सन एंड पावर जो है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, गुड का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ शी इज अ गुड गर्ल, मतलब शी इज अ वाइज गर्ल, अच्छी लड़की है। पर अगर मैं गुड्स कर दूं, गुड को यानी प्लूरल फॉर्म यूज करूं, तो उसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी या कोई भी कमोडिटी। ठीक है, आयरन का मतलब क्या होता है, मेटल। अगर मैं आयरन्स कर दूं तो आयरन्स का मतलब क्या हो जाएगा, फेटर्स या चेन्स। फेटर्स क्या होते हैं, वही वाली जो चेन्स जिसमें प्रिजनर्स को ऐसे कैद करते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में। ठीक है, देखो फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना फोर्सफुली काम कराना स्ट्रेंथ के साथ, या ऐसे बोलते हैं कोर्शन, कोर्जन के साथ बेसिकली क्या कराना, काम कराना, आई गेस। ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, फोर्सफुल बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्सफुल का बेसिकली क्या होगा, फोर्सफुल अगर इस वर्ड को आप बेसिकली किस तरीके से यूज करोगे, इस वर्ड को अगर आप उसमें यूज करोगे, प्लूरल सेंस में बेसिकली यूज करोगे, लेट मी जस्ट टेक अनदर। ठीक है, इसको अगर आप प्लूरल सेंस में यूज करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे चेंज हो जाएगा, ये आर्म्ड फोर्सेस को बेसिकली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एल्स ये बेसिकली किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, कोर्जन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, इट इज COERCION, यस यही होती है ना स्पेलिंग, हाँ। ठीक है, कोर्जन का क्या मतलब होता है, फोर्सफुली, किसी से जबरदस्ती कुछ करवाना। ठीक है, ओके, चलिए आगे। कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, बोलते हैं ना कंटेंटमेंट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। और अगर यही आप कंटेंट्स लिख दो, उसको प्लूरल फॉर्म में लिख दो, तो आप जब भी कोई बुक खरीदते हो तो प्रीफेस के बाद जब आप उसका कंटेंट्स पढ़ते होगे, तो कंटेंट्स क्या होते हैं कि क्या क्या चैप्टर उसमें इंक्लूडेड है। तो वो बेसिकली थिंग्स कंटेंट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बुक्स के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पे लिखा होता है ना कंटेंट्स, मतलब व्हाट ऑल चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द बुक, राइट, व्हाट ऑल थिंग्स आर कंटेन्ड इन द बुक। अब देखो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इफ आई रिस्पेक्ट यू ऑल मेंस, मैं आप सबका क्या करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। एंड रिस्पेक्ट एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। वर्क, वर्क होगा जॉब से रिलेटेड, और एक वर्क्स क्या होगा, कॉम्पोजिशन। जैसे बोल दो फॉर एग्जाम्पल, कबीर, for example his, Kabir is a famous medieval Indian saint. His philosophical works have been included in various religious scriptures. अब यहाँ पे philosophical works, यहाँ works मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, कॉम्पोजिशन में। ठीक है, जो भी उसने फिलोसफिकल राइटिंग्स की होंगी, या जो भी उसने फिलोसफिकल बुक्स लिखी होंगी, या कोट्स लिखे होंगे, या जो भी उनके दोहास थे वो लिखे होंगे, उनको वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में। तो यहाँ पे जब आप वर्क वर्ड को बेसिकली प्लूरल फॉर्म में कर देते हो, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्पोजिशन कुड बी लिटरेरी कॉम्पोजिशन, it could be some literary composition, it could be some musical composition, it could be any composition, it could be some dramatic composition। ठीक है, तो composition आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अब जैसे एक वर्ड हमने पढ़ा जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको बुक्स में भी यही जो है वर्ड्स मिलेंगे, बट आज हमने एक और वर्ड पढ़ा, प्रिमाइस एंड प्रिमाइसेस। ठीक है, ये भी बेसिकली हो गया। ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने। ओके, उसके बाद हम देखो कुछ ये वर्ड्स पढ़े थे, एडवाइस और एडवाइजेस हमने देख ही लिया था। ठीक है, तो प्रिमाइस एंड प्रिमाइसेस आप अपने नोट्स में क्या करोगे, ऐड करोगे। प्रिमाइसेस का मतलब क्या होता है, प्रिमाइसेस का मतलब होता है सम बिल्डिंग जो बेसिकली क्या होती है, फेंस्ड होती है चारों टाइप से, प्रिमाइस। ठीक है, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का प्रिमाइस है, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, और प्रिमाइस का मतलब क्या होता है, आइडिया, या या आइडिया हो सकता है जिसके बेसिस पे आप कोई भी बेसिकली क्या करते हो, थ्योरी देते हो या कोई भी बात बोलते हो। ठीक है, दैट इज द प्रिमाइस। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये वर्ड आप अपनी तरफ से ऐड करोगे। अभी हम जैसे पढ़ रहे थे तो अचानक से आया और इसको हमने बेसिकली यहाँ पे दोबारा से देख लिया, राइट। सो रूल नंबर 6 क्या बोलता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर मीनिंग अलग होता है और प्लूरल मीनिंग जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। तो यूसेज ऑफ द वर्ड जो है वो देखोगे आप। ठीक है, तो उस तरीके से आपको उसको यूज कहाँ करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो वर्ड है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वर्क्स वर्ड, वर्क्स वर्ड को आप जॉब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज कर सकते। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपका यूसेज ऑफ द वर्ड जो है उसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट रूल ना बहुत बेसिक रूल है, ये गलतियां हम लोग डेली लाइफ में करते होंगे या लोग भी कर सकते हैं, करते होंगे, मतलब ये गलतियां हो जाती हैं। अब इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स। ठीक है, कुछ नाउन्स के केस में या तो कंफ्यूजन या फिर कुछ मिस्टेक्स जो है वो नॉर्मल है होना। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है लेक्चररशिप, अब यहाँ पे LECTURER, लेक्चररशिप, बट दिस इज रॉन्ग। आपका जो करेक्ट वर्ड है वो बेसिकली क्या होता है, लेक्चरशिप। फ्रीशिप जो है वो रॉन्ग है, फ्री स्टूडेंटशिप जो है इज द करेक्ट वर्ड। बोर्डिंग इज रॉन्ग, बोर्डिंग हाउस इज राइट, बोर्डिंग स्कूल इज राइट। ठीक है, फैमिली मेंबर्स जो है गलत वर्ड है, हम लोग नॉर्मल पैरेलेंस में फैमिली मेंबर्स जो है वो यूज कर देते हैं। आई एम आउट विद माय फैमिली मेंबर्स, फॉर एग्जांपल आई एम आउट फॉर डिनर विद माय फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ फैमिली मेंबर्स जो है दैट इज द रॉन्ग यूसेज ऑफ दिस वर्ड। करेक्ट क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, टीचर ऑफ द इंग्लिश इज करेक्ट। कजन जो है वर्ड, देखो कजन इज अ कॉमन जेंडर, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो कजन वर्ड को आप हमेशा कजन ही यूज करोगे, उसके साथ कजन सिस्टर मेंशन करना या ब्रदर मेंशन करना इज रॉन्ग। सो कजन ब्रदर और सिस्टर इज रॉन्ग, यू ओनली यूज वर्ड कजन टू रिफ्लेक्ट अपॉन द रिलेशन जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो। ठीक है, देखो अब वेजेस जो है, वेजेस वर्ड जो है दो तरीके से यूज होता है। वेजेस मींस पनिशमेंट्स व्हेन यूज इन सिंगुलर। तो वेजेस को जब आप सिंगुलर यूज करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, पनिशमेंट होता है। और जब आप उसको प्लूरल में यूज करते हो तो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, लेबर को जो भी आप चार्जेस देते हो पूरा दिन काम कराने के बाद, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वेजेस। जैसे आपके घर पे कोई लेबर काम कर रही है तो पूरा दिन काम कराने के बाद आप उसको कुछ पैसे देते होगे ना, काम करने के बदले, तो उसको हम बेसिकली वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे वेज और वेजेस वर्ड जो है ये दो डिफरेंट वर्ड है। वेज को जब आप सिंगुलर सेंस में यूज करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। और जब आप उसको प्लूरल सेंस में यूज करोगे तो उसका मतलब होता है वो अमाउंट जो आप किसी लेबरर को पूरा दिन काम कराने के बाद दे रहे हो। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो दिस वॉज योर रूल नंबर 7। ओके, अब देखो व्हाट इज रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 ना बहुत सिंपल रूल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बस इजी है, हो जाएगा। अब रूल नंबर 8 बेसिकली क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो रूल नंबर 8 क्या बोलता है, रूल नंबर 8 बोलता है अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। मतलब एक सेंटेंस है, ठीक है, उससे पहले फॉर एग्जाम्पल उस सेंटेंस में कोई नाउन यूज किया गया है या सब्जेक्ट यूज किया गया है और फिर उसके बाद प्रोनाउन यूज किया गया है। तो ये जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है ना, इट मस्ट अग्री विद दिस पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रोनाउन यूज करोगे। अगर ये सिंगुलर है तो आप यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करोगे, अगर ये प्लूरल है तो आप यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करोगे। ठीक है, और प्रोनाउन होते क्या है, प्रोनाउन और दोज वर्ड्स जो बेसिकली किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो एंटीसीडेंट वर्ड है वो बेसिकली आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। अगर गर्ल है तो ऐसा प्रोनाउन यूज करोगे जो गर्ल को रिफ्लेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल शी, फॉर एग्जाम्पल हर।
ठीक है। अगर बॉय है तो ऐसा प्रोनाउन यूज करेंगे जो बॉय को रिफ्लेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ही, फॉर एग्जाम्पल हिम, फॉर एग्जाम्पल हिज। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन कौन से होंगे? दे, ठीक है, देम, देयर। सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होंगे? इट, ठीक है। ये देखो शी भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, हिज भी सिंगुलर है, हिम भी सिंगुलर है, ठीक है, ये सब सिंगुलर है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, आई होप ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ बेटर समझ आएगा। देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे ईच, एवरी, ये सब जो वर्ड्स है ना, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज, मत इनको सिंगुलर कंसिडर करके इनके साथ आप वर्ब कैसा यूज करते हो? सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। एक चीज तो ये याद रखना कि इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज होता है, और इनके साथ आप प्रोनाउन भी क्या यूज करते हो? यूजुअली सिंगुलर ही यूज करते हो। जैसे कि देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। अब यहाँ पे एवरी स्टूडेंट की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, और मैं ऐसे बोलूं एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। अब एवरी स्टूडेंट बोलने पे क्या चीज समझ में आ रही है आपको? कि हर एक स्टूडेंट, इंडिविजुअली सबको बोला जा रहा है। हर एक स्टूडेंट मतलब इंडिविजुअली एक स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो इसको बेसिकली क्या ट्रीट करते हैं हम? इस वर्ड को, एवरी को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से ईच वर्ड अगर यूज किया होता, ईच स्टूडेंट, तो ईच किसको रिफ्लेक्ट करता है? 100 स्टूडेंट्स की क्लास में हर एक बच्चे की बात हो रही है, ईच इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, तो इसको भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये वर्ड सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ वर्ब कैसा यूज होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और यहाँ पे प्रोनाउन देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। अब क्योंकि एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज है, तो यहाँ पे हिज जो है वो बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली बेसिकली हमने क्या किया? यूज किया। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क। ऑल स्टूडेंट, सबकी बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रोनाउन देख लो कैसा है? प्लूरल। ऑल मतलब सब लोग, प्लूरल होता है ना ऑल। ठीक है। ऑल मतलब क्लास के सभी स्टूडेंट्स, 100 मतलब 100 के 100 स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट्स के साथ कैसा प्रोनाउन? प्लूरल प्रोनाउन। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग। अब ईच वर्ड आ गया, देख लो, तो यहाँ पे कैसा प्रोनाउन है? यू जस्ट सी योरसेल्फ, इट इज सिंगुलर प्रोनाउन। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे बॉयज वर्ड यूज किया है तो यहाँ पे देयर कर देता हूँ, नो। इफ ईच वर्ड इज यूज्ड, इफ एवरी वर्ड इज यूज्ड, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर जाएगा। ठीक है। और मोर ओवर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? बॉयज की। तो प्रोनाउन कैसा लिया है? मेल को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन लिया। हर क्यों नहीं ले लिया यहाँ पे? बिकॉज यहाँ गर्ल्स की बात नहीं हो रही ना, यहाँ बॉयज की बात हो रही है। ठीक है। तो प्रोनाउन जो है आपके, जो भी एंटीसीडेंट वर्ड्स हैं, उनके साथ आपका क्या करना चाहिए? एग्री करना चाहिए। उनके साथ किस में होना चाहिए? इट शुड बी इन अलाइनमेंट विद द एंटीसीडेंट वर्ड्स इन द सेंटेंस, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ये रूल आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसका सब्सिक्वेंट रूल यानी कि रूल नंबर 9 जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, इसमें बेसिकली वो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश करेगा। वाइल यूजिंग एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी। एवरीबडी का क्या मतलब है? एक क्लास है, उसके सभी लोग। ठीक है। एवरीवन का क्या मतलब है? एक क्लास है, उसके सभी लोग। ठीक है। और एनीबडी का क्या मतलब है? एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट, एनी वन, एनीबडी, राइट? 100 स्टूडेंट्स की क्लास में अगर मैं बोलूं एनीबडी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी एक स्टूडेंट, राइट? ईच का क्या मतलब है? हर एक स्टूडेंट, इंडिविजुअली बात की जा रही है, और हर एक की इंडिविजुअली बात की जा रही है। 100 के 100 को इंडिविजुअली देखा जा रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ड्स का मीनिंग है। आई होप इसमें डिफरेंस सबको समझ आ गया होगा। वाइल यूजिंग एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच, द प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन और द फेमिनिन जेंडर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। देखो, अब इसका मतलब क्या होगा? इसके साथ जो आप भी प्रोनाउन यूज करोगे, वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे। अब कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जो भी सब्जेक्ट में अगर बॉय मेंशन्ड है तो बॉय के अकॉर्डिंगली, गर्ल मेंशन्ड है तो गर्ल के अकॉर्डिंगली। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप बॉय वाला यानी मेल वाला प्रोनाउन ही यूज करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या? आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस। ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखने से पहले ये देखो, बट वेन द सेक्स इज नॉट मेंशन्ड वी यूज द प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। अब देखो, अगर मैं बोलूं एवरीबडी इन द क्लास, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है या फीमेल की? कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा ना? ये तो एम्बिगुअस ही है ना कि किसकी बात हो रही है। अगर मैं बोलूं एवरीवन, तो उसको पढ़ के आपको पता चल रहा है एवरीवन को कि मेल की बात हो रही है फीमेल की? नो। एनीबडी, आपको पता चल रहा है मेल की बात हो रही है फीमेल की? नो। ईच,
ईच को पढ़ के पता चलता है किसकी बात हो रही है, मेल या फीमेल? नो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा कि मेल को बुलाया जा रहा है या फीमेल को बुलाया जा रहा है। तो जब ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं कि मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, आप उस केस में कौन सा जेंडर यूज करते हो? मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे यहाँ पे देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। एवरी स्टूडेंट, अब क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब उसमें गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे, ठीक है। अब एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है, बट यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि मैं गर्ल की बात कर रही हूँ या बॉय की बात कर रही हूँ। हेंस यहाँ पे मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? मैस्कुलिन प्रोनाउन, क्योंकि ये रूल भी यही बात बोल रहा है। कैसा प्रोनाउन यूज किया? मैस्कुलिन प्रोनाउन जो है वो यूज किया। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ये वाले एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है। एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज। अब एनीवन, एनीवन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? इज इट रिफ्लेक्टिंग मेल और फीमेल? ठीक है, ये वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन्ड है, सो दैट यू नो कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। एनीवन मतलब कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक। तो एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज। तो एनीवन जो है ना तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना फीमेल को, इसलिए यहाँ पे जो बेसिकली मैंने वर्ड यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया वो क्या यूज किया? मैस्कुलिन वाला, क्योंकि ये रूल यही बात बोल रहा है, देखो, ठीक है। ईच ऑफ द 6 बॉयज, अब ईच वर्ड है तो पहला तो ये पता चल गया सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। सेकंड देखो, ईच ऑफ द बॉयज, बट द थिंग इज यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा, ईच ऑफ द बॉयज जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे देयर यूज किया, जिसकी वजह से सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब आपको लगेगा 6 बॉयज की बात हो रही है, प्लूरल है, प्लूरल यूज कर लेते हैं। नो, जब भी ईच वर्ड यूज किया गया है आपको वहां पे सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करना है। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये जो है, आपको ये जो है वो बेसिकली क्या करना है, समझना है कि प्रोनाउन बेसिकली क्या करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन, ये एग्जांपल हटा देना यहाँ से, बिकॉज आई डोंट नो ये इसमें कैसे इंक्लूड हो गया। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पे, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों रूल्स एक्चुअली इंटरलिंक्ड हैं, और इंटरलिंकेज जो है वो दिख भी रही है। आई गेस आपको लोगों को समझ आ रहा होगा। प्रोनाउन जो है वो एंटीसीडेंट वर्ड के साथ हमेशा अलाइन होना चाहिए, इट शुड बी अलाइंड विद द एंटीसीडेंट वर्ड। और दूसरी चीज जो है, आप प्रोनाउन जो है वो डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस में बात हो रही है, उसके बेसिस पे आप प्रोनाउन चूज करोगे। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में, अगर आपको मेल या फीमेल नहीं क्लियर हो रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो सिंपली मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन जो है वो यूज करना आपने, बिना टेंशन के। अब ये देखो, ईच ऑफ द बॉयज, और ये जो एग्जाम्पल, इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसमें डेफिनेटली सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फंसा सकता है। ठीक है, देयर, आपको लगेगा 6 बॉयज हैं तो देयर यूज होगा, तो समझ ही नहीं आएगा कि गलती कहाँ है सेंटेंस में, क्योंकि सब कुछ तो देखो एक बार में के लिए ठीक लग रहा है। ईच ऑफ द 6 बॉयज, ये तो ध्यान ही नहीं जाएगा कि यार ईच जो है वो वर्ड एक की बात कर रहा है, सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअली एक एक बॉय की बात हो रही है, जो 6 बॉयज हैं उनमें भी एक एक की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। रूल नंबर 10 देखो आप, व्हाट इज रूल नंबर 10? रूल नंबर 10 इज वेरी सिंपल रूल। देखो, कोई भी सेंटेंस जो वन वर्ड से शुरू है, उसके साथ आप प्रोनाउन जो है हमेशा वंस ही यूज करोगे। कोई हिज, कोई हर, कोई देयर, कोई देम कुछ नहीं यूज करोगे, सिंपल वंस यूज करोगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हिज आना ही नहीं था, सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ जो वर्ड आप यूज करोगे नाउन को रिप्लेस करने के लिए, वो हमेशा वंस ही होगा। वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन टाइम। ठीक है, वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन टाइम। ठीक है, ओके, क्लियर विद दिस? जल्दी से बताओ, आ रहा है समझ? ठीक है, तो ये नाउन के कुछ रूल्स हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, देखो, नेक्स्ट करते हैं शुरू। नेक्स्ट बेसिकली क्या, नेक्स्ट इज योर रूल नंबर 11, राइट? रूल नंबर 11 आज खत्म करते हैं। रूल नंबर 12 जो है, रूल नंबर 12 भी कर लेंगे, बिकॉज इट इज इजी, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। 13 भी कर सकते हैं, अब सब रूल्स इजी ही है, इसमें कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट रूल्स नहीं है। बस आपको याद रखना जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क लगेगा, बट वो रिविजन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास है क्लास में 5 मिनट्स, हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है,
देखो कुछ वर्ड्स गिवन है यहाँ पे, enjoy, apply, resign, acquit। enjoy का मतलब आई होप सबको पता होगा, apply का मतलब होगा, resign का। अच्छा, मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ इनमें से अगर किसी का मतलब नहीं पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। enjoy, apply, resign, acquit, drive, exert, avail, pride, absent। तो ये वर्ड्स जो हैं, जब इनको आप ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज करते हो। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या थे, याद है सबको ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या थे? दे ऑलवेज टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। देखो अब ट्रांजिटिव वर्ब्स आई होप सबको याद होगा, नहीं याद है तो जल्दी से बताओ, एक्सप्लेन करती हूँ। क्या थे ट्रांजिटिव वर्ब्स? किसी का भी कमेंट नहीं आया? देखो हमने दो तरीके के वर्ब्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली कौन से वर्ब्स थे? ट्रांजिटिव वर्ब्स हम ऑलरेडी शायद वर्ब चैप्टर, हमने वर्ब चैप्टर किया है क्या? हैव आई कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन योर क्लास? वर्ब्स चैप्टर आपकी क्लास में हुआ है? जल्दी से रिप्लाई करो यार, वर्ब्स चैप्टर किया है हमने, क्योंकि मैं ना हमेशा नाउन चैप्टर कराने से पहले वर्ब्स करा देती हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, आप लोगों की क्लास में हमने अभी तक क्या फिनिश किया है? वी हैव डन आर्टिकल्स चैप्टर ना, एंड आर्टिकल्स चैप्टर के बाद हमने नाउन शुरू कर दिया, ठीक है, ओके। तो ट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों को नहीं पता होंगे, ठीक है। यूजुअली मैं अपनी क्लासेस में वर्ब चैप्टर पहले करा देती हूँ बिकॉज वो हर जगह यूज हो रहा होता है। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब हम पहले समझ ही लेते हैं। देखो वर्ब आपको पता है क्या होता है? वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी काम सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग हो गया, स्विमिंग एक काम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग हो गया, प्लेइंग एक काम है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग हो गया, रनिंग एक काम है। कुकिंग हो गया, कुकिंग एक काम है। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग, कुछ भी वॉच कर सकते हो आप, टीवी फॉर एग्जाम्पल, ये एक काम है, ठीक है। और कुछ भी लगा लो, फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल फीडिंग, ठीक है, ये भी एक काम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीनिंग, फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग लगा लो, फॉर एग्जाम्पल लीनिंग, ये सब एक काम है। तो एक्शंस जिनको कौन परफॉर्म कर रहा होगा? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होगा। सेंटेंस ऐसे ही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है ये क्या होता है? एक इस तरीके का एक्शन होता है जिसको बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज प्लेइंग, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग बेसिकली क्या होगा? ही इज प्लेइंग जो है वो बेसिकली क्या होगा? ही इज प्लेइंग का मतलब होता है ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे क्या होंगे। तो प्लेइंग जो है यहाँ पे बेसिकली क्या आपका वर्ब है, काम कर रहा है ना, कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इनका मैसेज है एक्विट का मतलब और क्या होता है यार? एक्विट का मतलब होता है, देखो एक्विटल, एक्विट जो एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है कि जब आपको किसी ने एक्यूज किया, किसी चीज के लिए ब्लेम किया, और फिर लीगली यानी कोर्ट में आपको, आप ठीक प्रूव हो गए और आपको क्या कर दिया कोर्ट ने? फ्री कर दिया विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस इज एक्विटल या एक्विट। तो एक्विट का मतलब होता है जिन जिन चार्जेस के लिए आपको एक्यूज किया गया है, यानी कि ब्लेम, एक्यूज का मतलब ब्लेम भी होता है, एक्यूज किया गया या ब्लेम किया गया है, उन चार्जेस से आपको क्या कर दिया गया है? फ्री कर दिया गया है। नाउ यू आर फ्री ऑफ दोज चार्जेस, तो एक्विटल हो गया। ये बेसिकली एक लीगल टर्म है, ठीक है। बहुत बार हो सकता है आपने न्यूज़पेपर्स में अब पढ़ो भी हो और पढ़ी भी हो, ठीक है। सो दिस इज ए मीनिंग ऑफ एक्विट, ओके। अब देखो वर्ब आई होप सबको समझ आया होगा। वर्ब क्या? वर्ब जो होता है एक्शन होता है जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट। अब आप कोई और एग्जांपल ले लो, चलो हम लोग वर्ब के एक दो एग्जांपल्स देख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वर्ब वाला वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम इस रूल को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो कुछ और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट, और गोइंग क्या आ जाएगा? वर्ब। तो राम क्या कर रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो जाना क्या हो गया यहाँ पे? काम, तो वर्ब है। और इस काम को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या होगा? ऐसा एक्शन जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब वर्ब ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, देखो
वर्ब्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, हम ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी बड़ी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, बहुत कुछ है। लेकिन अभी के लिए हम जिस चीज के ऊपर फोकस्ड है वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव भी कराने की जरूरत नहीं है, पर दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, तो दोनों को हम लोग साथ साथ ही क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं कि एक सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही गिवन है, लेकिन इसका मीनिंग जो है सेंटेंस का वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, मीनिंगलेस होगा ये सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। इन पर्टिकुलर वर्ब्स को, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस में, ताकि वो मीनिंगलेस ना रहे और क्या बन जाए, मीनिंगफुल बन जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझा रही हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना सब्जेक्ट के साथ, तो वो बेसिकली क्या रह जाते हैं, मीनिंगलेस रह जाते हैं, उनका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो इन वर्ब्स को, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्या चाहिए होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ताकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बना सके और उसके मीनिंग को क्या कर सके, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर सके। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स भी दूंगी मैं आपको। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो, इनट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको बेसिकली क्या चाहिए होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सेंटेंस में फिर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब भी गिवन है ना, तो भी ये बेसिकली आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं ऐसे वर्ब्स हैं जिनको क्या चाहिए होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, किस लिए, ताकि वो मीनिंगफुल बन सके, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, वो ऑब्जेक्ट के बिना भी क्या रहते हैं, मीनिंगफुल रहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, लेट्स अडॉप्ट अ डॉग, ठीक है, लेट्स अडॉप्ट डॉग। अब यहाँ पे लेट्स अडॉप्ट डॉग में, ठीक है, ये आपका बेसिकली जो है अडॉप्ट क्या है, वर्ब है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं रिमूव कर दूं, तो लेट्स अडॉप्ट, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, मीनिंगलेस। क्या अडॉप्ट, व्हाट अडॉप्ट, मीनिंगलेस बन गया सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में इस वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि ये पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए और क्या हो, बेसिकली उसका एक मीनिंग कन्वे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीटा राइट्स अ पोएम, ठीक है, रीटा राइट्स अ पोएम। अब मैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, अ पोएम, इसको रिमूव कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट हटा दिया। अब देखो, सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट इज गिवन एंड व्हाट इज गिवन, सब्जेक्ट इज गिवन एंड वर्ब इज गिवन, बट क्या इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, नो। तो इसको क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए ही होगा, कंपल्सरली चाहिए होगा, ताकि ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर सके। तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरली चाहिए होता है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होंगे, आप ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं भी ऐड करो तो भी वो मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ यू डू नॉट ऐड दी ऑब्जेक्ट, उसका मीनिंग कंप्लीट रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, शी रैन, वो भाग गई, ये अपने आप में मीनिंगफुल है या नहीं है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका मतलब। देखो, द कार अराइव्ड, इसका मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, अराइव्ड यहाँ पे वर्ब है, द कार इज द सब्जेक्ट, शी इज द सब्जेक्ट, रैन इज द वर्ब, ऑब्जेक्ट में यूज ही नहीं कर रही हूँ, बट आर दे कन्वेइंग सम मीनिंग। तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट नहीं भी यूज करोगे तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक्ड, हमने बातें की, अपने आप में मीनिंगफुल बन रहा है ना, सब्जेक्ट है यहाँ पे ये रहा और वर्ब है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब भी अगर यूज होगा तो भी वो मीनिंगफुल हो जाएंगे। और ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए है टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब का देखो, फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हग्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मी जो है, जो कि मेरा वो है, ये जो मी है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसको
रिमूव कर दूं तो माय फादर हग्ड, कुछ मीनिंग बन रहा है। माय फादर इज द सब्जेक्ट एंड हग्ड इज द वर्ब। मी जो था यहाँ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हटा दो यहाँ से, कुछ मीनिंग बन रहा है? नो। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। और ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई गेस 17 सितंबर में भी पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां वो आपसे पूछ रहा होगा ट्रांजिटिव वर्ब बता दो या इनट्रांजिटिव वर्ब बता दो। ठीक है, ही विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट दिस। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा ही पूछेगा ये सब। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब्स में बेसिकली किसी को कुछ कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन इन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब? नहीं है तो जल्दी से कमेंट करो। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रोनाउंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ओके, समझ आ गया सबको? देखो, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन सबको समझ आया? प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किस चीज को रिप्लेस कर देते हैं? नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं प्रोनाउंस के, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, हिज, हर, हिम, माइन, माय, ये सब क्या है? प्रोनाउंस ही है। अब प्रोनाउंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब उन टाइप्स में से एक टाइप क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो सेल्फ वर्ड के साथ क्या करते हैं? एंड करते हैं, या प्लूरल में अगर होंगे तो सेल्फ्स आ जाएगा। तो ऐसे वर्ड जो सेल्फ वर्ड या सेल्फ्स वर्ड के साथ एंड करते हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे कि हर सेल्फ, जैसे कि हिम सेल्फ। अब ये पूरा क्या बन गया? ये हिम क्या था? प्रोनाउन। ये पूरा क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर क्या था? प्रोनाउन। ये पूरा क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देम, देम क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। इसके साथ अगर मेरे को, देम इज अ प्लूरल ना, तो इसके साथ मैं क्या यूज करूंगी? सेल्फ्स। तो देम क्या बन जाएगा? देम सेल्फ्स। ये क्या आ जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे प्रोनाउंस होते हैं? जिनके साथ आप सेल्फ वर्ड सिंगुलर में, अगर सिंगुलर है, जैसे हिम सिंगुलर था, हर सिंगुलर था, सेल्फ वर्ड यूज करते हो। और सेल्फ वर्ड्स कब यूज करते हो? जब प्लूरल है, जैसे देम जो था वो प्लूरल था, हेंस यहाँ पे सेल्फ वर्ड जो है वो यूज किया। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 11 क्या बोलता है, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं आज के लिए। देखो, इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट। जब जब भी हम किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इनको यूज करेंगे, मतलब सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, यानी ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए है मैंडेटरीली, तो फिर ये हमेशा क्या यूज करेंगे अपने साथ? ऑलवेज दीज वर्ब्स विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। ऑलवेज अपने साथ क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, when self is added to my, your, him, her and it and self is added to are and them, they are known as reflexive pronoun। यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी थोड़ा सा आप लोगों की समझ के लिए एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही एब्सेंटेड फ्रॉम मीटिंग। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज नहीं हुआ हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको क्या बोला था? जब भी आप इनको क्या करोगे, इन वर्ड्स को यूज करोगे, इन वर्ड्स को यूज करोगे, जो भी ये ऊपर मेंशन्ड है, इनमें एक वर्ड होगा एब्सेंट, राइट? ये रहा। तो एब्सेंट वर्ड यूज हुआ यहाँ। ठीक है, और ये किसकी तरह यूज हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। क्योंकि देखो, अगर मैं ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिमूव करती हूँ तो ही एब्सेंटेड, कुछ मीनिंग बन रहा है? नहीं। तो इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो आपको पता चल गया ना कि अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ आपको क्या यूज करना चाहिए था? कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि इस सेंटेंस में यूज नहीं हुआ है। हेंस ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब देखो, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। एब्सेंटेड वर्ड जो है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, और उसके साथ हमने क्या यूज करना है? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। ही जो है आपका सब्जेक्ट है, एब्सेंटेड इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यही ये रूल बोल रहा है। जब भी ये वर्ड्स आप यूज करोगे, कौन कौन से वर्ड्स हैं? इंजॉय वर्ड है, अप्लाई वर्ड है, ठीक है, उसके बाद रिजाइन है, एक्विट है, ड्राइव है, एक्सर्ट है, अवेल है, प्राइड है, एब्सेंट है। इन वर्ड्स को जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करोगे,
मतलब ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, हमेशा उनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट जो है वो बॉय है, हेंस कैसा प्रोनाउन आना था? हिम। लेकिन रिफ्लेक्सिव यूज करना तो हिमसेल्फ हो गया। ठीक है, तो दिस वुड बी द करेक्ट थिंग। अब ये रूल कहाँ यूज हो सकता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको क्वेश्चन डाल देगा, ऐसे डाल देगा, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, अब वो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे देता है, ही एब्सेंटेड फ्रॉम मीटिंग। ठीक है, इस तरीके से आपसे सेंटेंस करेक्शन पूछ लेगा। राइट, तो इसको रूल को पढ़ लेना ध्यान से, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए इस रूल के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कौन कौन सी चीजें? आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का पता होना चाहिए था, और आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स का पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ लिया। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो आज हमने रूल नंबर 11 तक किया। इसके बाद हम लोग जो है रूल नंबर 12 से कल परस्यू करेंगे। ठीक है, और अभी किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, एल्स आई एम वाइंडिंग अप द क्लास बिकॉज इट इज 10 o'clock ऑलरेडी। 10:05 हो गया इनफैक्ट। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हैं तो जस्ट लेट मी नो, एल्स आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। आई विल सी यू टुमारो इन द इवनिंग, सेम टाइमिंग्स। ओके, चलिए, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 12 से। ठीक है, ओके, तो आई सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑल। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच।